अभी तक तुम जितना भी कुछ पढ़ रही थी, जैसे पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ी, वेलोसिटी के बारे में पढ़ी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ी, जितना कुछ भी तुम पढ़ी, ये सब हम लोग एक किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बोलते हैं। पहले ही दिन बताए थे तुमको, ठीक है। अगर तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना चेंज कर दी तो ये सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेंज करने से। अब इसकी वजह से वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले तुमको मोशन डायनेमिक्स में आगे बढ़ने से पहले तुमको जान लेना ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज करते हैं तो क्या चेंजिंग आता है, कैसे आपस में रिलेटेड होता है दोनों फ्रेम में जो अपना रिस्पेक्टिव पोजीशन है या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है, तो कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एक फ्रेम है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है और इसका नाम एस है, ये ओरिजिन है इसका। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम एस डैश है, ये एक्स डैश कोऑर्डिनेट, ये वाई डैश एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन है ओ डैश। सबसे पहली बात, अगर तुमको हम बोलें कि फ्रेम एस का पोजीशन बताओ, तो तुम बताओ कि इसका ओरिजिन ही उसका पोजीशन कहलाता है। और अगर हम लोग बोलें कि फ्रेम एस डैश का पोजीशन बताओ, तो तुम बताओगे ओरिजिन ओ डैश का पोजीशन। ये जो ओ डैश का पोजीशन है यही एस डैश का पोजीशन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि इस पर कोई एक पार्टिकल है, पी पार्टिकल है, ठीक है। ये जो पी पार्टिकल स्पेस में है, ठीक है। अब तुम इस स्पेस में जो पी पार्टिकल है तुम इस फ्रेम से भी देख सकती हो, इस फ्रेम से भी देख सकती हो, ठीक है। तो हम लोग दोनों फ्रेम से देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो ये पी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम के हिसाब से क्या होगा, वो होगा इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ओ पी वेक्टर बना देंगे। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। ये जो ओ पी वेक्टर तुमको दिख रहा है ये पोजीशन वेक्टर है पी का एस फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। और एस डैश फ्रेम के हिसाब से क्या होगा, ओ डैश पी। और अगर बोले कि फ्रेम एस डैश का पोजीशन वेक्टर क्या होगा फ्रेम एस के हिसाब से, वो हो जाएगा ओ डैश वेक्टर। ठीक है। तो जो तुम्हारा ओ पी वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है पी का, लेकिन एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और जो ओ डैश पी वेक्टर है वो भी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है पी का, लेकिन एस डैश फ्रेम के रेफरेंस से, ठीक है। और जो तुम्हारा ओ डैश वेक्टर है वो है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर एस डैश का, लेकिन एस फ्रेम के रेफरेंस से। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। जिसका है वो पहले लिखाता है और जिसके रेस्पेक्ट में है वो कॉमा के बाद लिखाता है, ठीक है। तो तुम अगर देखो कि एक ट्रायंगल बन रहा है ओ पी ओ डैश, इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओ पी वेक्टर ओ से पी जाने के लिए बराबर है कि हम लोग ओ से ओ डैश जाएँ पहले, प्लस फिर ओ डैश से पी चले जाएँ, ठीक है। इसको एक इस तरीके से हम लोग सजा के भी लिख सकते हैं कि ओ डैश पी पहले लिख देते हैं और ओ डैश लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ओ पी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और ओ डैश पी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम,
प्लस ओ डैश क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्रेम एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया चेंज ऑफ फ्रेम का। कि देखो कि हम जो बोल रहे थे ना कि आपस में जैसे ही फ्रेम चेंज होगा तुम दूसरे फ्रेम के नज़रिए से देखोगी तो तुमको क्या दिखाई देगा, किस तरीके से आपस में रिलेटेड होगा दोनों का पोजीशन। तो देखो इस तरीके से रिलेटेड होगा, ये है उसका रिलेशन। ठीक है, अगर तुम पार्टिकल पी को एस के रेस्पेक्ट में देख रही हो, ठीक है, और कोई बंदा अगर पार्टिकल पी को एस डैश के रेफरेंस से देख रहा है और वो आपस में रिलेट करना चाहते हैं कि कैसे रिलेटेड है ये दोनों पोजीशन वेक्टर, तो इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया नोट। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं और फिर से इसी चीज़ को लिख देते हैं। ये है फ्रेम एस, ये है फ्रेम एस डैश, ये है कोई पार्टिकल पी स्पेस में ओ डैश। ठीक है, और मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस पोजीशन ऑफ फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। ठीक है, तो कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, डी बाई डी टी आर पी एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर पी एस डैश प्लस डी बाई डी टी आर एस डैश एस। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तुम जानती हो डी आर बाई डी टी क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है और ये वेक्टर है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। देखो ये तुम्हारे पास रिलेशन निकल करके आ गया। ठीक है, और जिस तरीके से हम बोले कि आपस में कैसे रिलेटेड है, कोई बंदा यहाँ पर है, कोई बंदा यहाँ से इस फ्रेम से देख रहा है, इस फ्रेम से देख रहा है, और रिलेट करना चाहता है दोनों का पोजीशन को, तो कैसे रिलेट करेगा, इस एक्सप्रेशन से रिलेट करेगा। उसी तरीके से कोई बंदा ये वाला वेलोसिटी नोट किए हुए और कोई बंदा अलग अलग फ्रेम में ये वाला वेलोसिटी नोट किए हुए और आपस में चाहते हैं दोनों वेलोसिटी को रिलेट करें, तो इस एक्सप्रेशन से वो रिलेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अजम्पशन हम लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग मान के चलें कि ये जो भी तुम्हारा फ्रेम जो आपस में लोग का जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो भी तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई भी एक दोनों में से कोई रोटेट नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ एक लीनियर मोशन में होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही कम स्पीड में होना चाहिए। कम स्पीड मतलब 100 किलोमीटर पर आवर तक भी चल जाएगा, लेकिन लाइट की स्पीड कंपेरेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम इफेक्ट हो जाता है। वो तुम आगे पढ़ोगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और अगर रोटेट करने लगेगा फ्रेम तो वहाँ पे फिर ग्रेविटी आ जाता है, फिर वो भी टाइम को अफेक्ट करता है। तो इस वजह से तुम्हारा जो एजम्पशन है वो यही दो मान के चलना है कि फ्रेम रोटेट नहीं करना चाहिए, और किसी भी फ्रेम का
मान लो एस डैश फ्रेम मान लिए कि वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। तो उसको लिख देंगे हम लोग। और एक एजम्पशन है कि दोनों में टाइम का मतलब सेम होना चाहिए, दोनों फ्रेम में। मतलब अगर इसके लिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इस फ्रेम में भी 1 घंटा में 60 ही मिनट होना चाहिए, अलग अलग टाइम का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये देखता है इस फ्रेम में, अगर तुम देखती हो, जैसे मान लो कोई रोड के किनारे तुम खड़ी हो और तुम देखती हो कोई बॉल मारा किक उसको और वो बॉल उड़ के जा रहा है, ठीक है, तुम देखिए 10:05 में उड़ना शुरू हुआ और 10:06 पर ज़मीन पे गिर गया बॉल। तो जो एक बंदा है जो गाड़ी में बैठा है और गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और वो भी ये सीन देख रहा है, तो उसके घड़ी में भी यही दिखाना चाहिए 10:05 में बॉल उड़ा और 10:06 में बॉल गिरा। दोनों के लिए टाइम का मतलब सेम होना चाहिए, और जब टाइम का मतलब सेम होगा तो ही तुम डिफरेंशिएट कर सकोगी इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग देखते हैं जब किसी जैसे रॉकेट होता है उसका स्पीड लाइट की स्पीड के ऑर्डर पे आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम देखते हैं कहीं पे टाइम स्लो हो जाता है। जैसे वेलोसिटी अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हो गया तो टाइम स्लो हो जाता है, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो सब स्पेशल थ्योरी में देखने हम लोग तो अभी नहीं। तो अजम्पशन जो है वो लिख देते हैं यहाँ पर। पहला अजम्पशन ये है कि मीनिंग ऑफ टाइम and d by dt is same in both frames। दूसरा assumption ये है कि speed of any frame should not be comparable to speed of light। That is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा assumption ये है कि any of these frames should not rotate। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा है वो फ्रेम एस डैश में नोट कर रहा है, वो तो वो नोट करेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इन फ्रेम एस डैश या विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, वो हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आओ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस, पार्टिकल नहीं एस डैश, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे पास कोई एक पार्टिकल है, ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, और कोई मान लो एक दूसरा बॉडी है जो मूव कर रहा है, जैसे मान लो कोई ट्रेन है या ट्रक है, ठीक है। अब तुम ये क्वांटिटी कैसे निकालोगी, तुमको पता होना चाहिए किसी एक कॉमन फ्रेम के रेफरेंस से, ठीक है। मतलब सिंपल सा मिसाल है कि हम लोग ज़्यादातर कॉमन फ्रेम मानते हैं ग्राउंड को, ठीक है। तो कॉमन फ्रेम हम लोग ग्राउंड को मानते हैं कि जैसे मान लो कोई ट्रेन चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है, चलती हुई ट्रेन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारा पार्टिकल है वो कोई ऑब्जेक्ट हो गया और जो तुम्हारा ट्रेन है वो एस डैश हो गया, और कॉमन ग्राउंड क्या, कॉमन फ्रेम क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो फ्रेम एस है यहाँ पर वो हो जाएगा तुम्हारा ग्राउंड, ठीक है। हम लोग यही मान के चलते हैं कि तुम्हारा ग्राउंड कॉमन फ्रेम है। नहीं, ट्रेन नहीं कॉमन फ्रेम। कल दिन ट्रेन पे हो, कल दिन कार पे होगी तुम, कल दिन रॉकेट में चली जाओगी, कल दिन शिप में चली जाओगी, लेकिन ग्राउंड तो चेंज नहीं होगा ना, अर्थ तो वही रहेगा ना,
अब प्लानिटरी मोशन हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, अभी तुम्हारा उतना लेवल नहीं कि तुम देख रहे हो मार्स और अर्थ के बीच में हो रहा, अभी तुम अर्थ के ऊपर कर रही हो सारा एक्सपेरिमेंट, इसलिए अर्थ तुम्हारा कॉमन फ्रेम रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा पार्टिकल का अगर वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में तुमको मालूम है और उस ट्रेन का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में मालूम है या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुमको मालूम है, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारा पार्टिकल का वेलोसिटी उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में तुम निकाल सकती हो। इस इक्वेशन का यही मतलब है, ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो कई बार तुम देखी होगी, जैसे एक मिसाल दें, जब तुम गन खरीदने जाओगे तो उसमें लिखा रहता है मज़ल वेलोसिटी क्या है उसका। ठीक है, जैसे मान लो कोई गन खरीदने गई तुम, उसका लिखा रहा है कि मज़ल वेलोसिटी लिखा रहेगा, मज़ल वेलोसिटी इसका 60 मीटर पर सेकेंड है इस गन का। इसका ये मतलब होता है कि जैसे ही तुम फायर करोगी बुलेट, जो बुलेट निकलेगा वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलेगा। तो ये जो 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ना, वो है मज़ल मतलब होता है उसका नली जो होता है बंदूक का। ठीक है, तो उसके नली के रेस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बता रहा, वो नली के रेस्पेक्ट में बता रहा है, मतलब वो इस चीज़ का वैल्यू दे रहा होता है। वो वैल्यू होता है ये वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश, ये चीज़ बता रहा होता है वो। ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लो कल दिन तुम्हारा जो बंदूक है वो ट्रेन में तुम खड़ा कर दियो स्टैंड लगा करके। ठीक है, और ट्रेन भी खुद ही 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, मान लो ये ट्रेन है और तुम यहाँ पे बंदूक स्टैंड से लगा दियो। ठीक है, और ये ट्रेन है, ये खुद ही 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये है तुम्हारा ग्राउंड, और यहाँ से तुम बुलेट फायर करती हो, उसका मज़ल वेलोसिटी क्या है 60 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 60 मीटर पर सेकंड दिया है ना, वो गन के बंदूक के नली के रिस्पेक्ट में दिया है, मतलब मज़ल के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से कुछ और हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होगा तो उसको 60 मीटर पर सेकंड नहीं बोलेगा वो बुलेट का स्पीड, नहीं। अब तुमको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। अब देखो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू s इज़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू s डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, अब इसमें से तुम आइडेंटिफाई कर सकती हो पार्टिकल क्या है, पार्टिकल क्या है और पार्टिकल कौन सा है, इसमें बंदूक कौन है, गन कौन है, इसमें ग्राउंड कौन है, तो कर सकते हैं। हाँ, ये है P है तुम्हारा बुलेट और फ्रेम S है तुम्हारा ग्राउंड, इसको GD से लिख देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू S डैश क्या है, मज़ल है। ठीक है, तो इसको गन भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ S डैश क्या है, गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब मान लो तुमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तुमको पता करना है, और तुम्हें ये मज़ल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन क्या है, वो 60 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है। और वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, जो ट्रेन का वेलोसिटी है, क्योंकि अब तो ट्रेन के साथ अटैच हो गया ना, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब उसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 80 मीटर पर सेकेंड है, मज़ल वेलोसिटी से ज़्यादा दिखाई देगा तुम। ये होता है चेंज ऑफ फ्रेम होने, फ्रेम में चेंज आ जाने से सारा वैल्यू जो तुमको अभी फर्स्ट ही टाइम में बता दी थी, पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अब देख लो चेंज हो गया वेलोसिटी। ठीक है, इसको नोट कर लो। नोट कर ली। ठीक उसी तरीके से एक और मिसाल है, एक और एग्जांपल है कि मान लो जब हम बोलते हैं कि कोई एक स्विमर है
वो स्विम कर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। स्विमर्स स्पीड, मान लो कोई खिलाड़ी है, कोई स्विमर है ओलंपिक का, ठीक है, उसका स्पीड दिया हुआ था, स्विमर स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। असल में जो स्विमर स्पीड होता है ना, ये होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बता रहा होता, वो रिवर बता रहा होता है। अब इसमें ये इंक्लूड नहीं किया कि हो सकता है रिवर के पास भी खुद का स्पीड हो, अब हो सकता है स्पीड बढ़ा दे, स्विमर का स्पीड बढ़ा दे रिवर, या हो सकता है स्विमर का स्पीड घटा दे रिवर, ठीक है। मान लो अब वो किसी रिवर पे स्विम कर रहा है, ठीक है, और स्पीड ऑफ रिवर भी खुद, स्पीड ऑफ रिवर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, मान लो वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो असल में ये क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहे हैं, है ना। और तुमको बताया जाए कि अब कोई बंदा जो खड़ा है नदी किनारे ज़मीन पे, ग्राउंड पे खड़ा है, उसको क्या लगेगा, वो 5 ही किलोमीटर से स्विम कर रहा है वो तैराकू, नहीं, उसको कुछ और लगेगा। कैसे पता करें क्या लगेगा, तुमको बोला कि अगर तुम फाइंड करके बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ये तुमको बोला, ये फाइंड करके बताओ, तो कैसे करोगी, यही इक्वेशन का तुम यूज़ करोगी, ये या ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगी, उसका इक्वेशन लिखोगी पहले, वो होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस इज़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। अब इसमें आइडेंटिफाई करो पार्टिकल का जगह कौन लिया है, एस फ्रेम का जगह तो हमेशा ग्राउंड, वो तो फिक्स है, ठीक है, और एस डैश का जगह कौन लिया हुआ है, ठीक है। तो एनालाइज करने से हम लोग को ये मालूम होता है कि पार्टिकल का जगह इस बार स्विमर ले लिया है, और फ्रेम एस का जगह तो ग्राउंड लेगा हमेशा, ठीक है, और यही तुमको निकालना है। अब देखो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि एस तो ग्राउंड है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होकर ऑब्जर्व करेगा स्विमर को, तो उसको 5 किलोमीटर नज़र नहीं आएगा, उसको नज़र आएगा 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है वो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। ऐसे तुमको सॉल्व करना, कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन या प्रॉब्लम आ जाए तो तुमको ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन तुमको हम देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड से वो स्टिल वाटर में, यानी वाटर में कोई करंट ना हो, मतलब उसका ओरिजिनल स्पीड तुमको डेटा से बता रहा है 4 किलोमीटर पर आवर है स्विमर का। इफ़ ही स्विम्स इन अ रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक ऐसे रिवर में वो स्विम करता है जिसका खुद ही का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड कीप्स हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट वाटर परपेंडिकुलर टू द करंट, और वो करंट के साथ नहीं बह रहा है, करंट के परपेंडिकुलर बह रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, ठीक है, तो ये जो स्विमर है इसका मुंडी दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो स्विमर के मतलब करंट के परपेंडिकुलर बह रहा है इस तरफ, समझ, वो जा रहा है इस तरफ और करंट उसको बहाना चाह रहा है इस तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया फाइंड हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो बताओ कि ग्राउंड पे जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको क्या नज़र आएगा, इसका क्या वेलोसिटी है। सबसे पहले तो देखो डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखो एक्स कंपोनेंट में भी इसका कुछ वेलोसिटी इस पर एक्ट हो रहा है, वाई कंपोनेंट में वो अपना खुद का वेलोसिटी लगा रहा है, तो क्या होगा, वो टेढ़ा चला जाएगा ऐसे ऐसे,
बह बह के ऐसे टेढ़ा चला जाएगा। इसका मतलब हम लोग दिखाएं कि ये है अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डायरेक्शन में अगर है करंट का स्पीड, ठीक है, और इस डायरेक्शन में दिखाएं हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। तो बोलता है कि अब तो देखो अब क्या होगा, तो रिजल्टेंट दोनों का होगा वही उसका स्पीड होगा। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिजल्टेंट, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसका वैल्यू तुमको बताना है। अब तुमको तो फिगर ही से दिख जा रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ठीक है। और तुम उस इक्वेशन पे अगर तुमको बैठाना चाहती हो तो वो भी बैठा लो, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस इज़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। अब इसमें तुम आइडेंटिफाई करो कि स्विमर कौन है, रिवर कौन है, ग्राउंड कौन है। तो देखो जो पार्टिकल है वो तुम्हारा स्विमर है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इसका वेक्टर सम इसके वेलोसिटी का, ठीक है। तुमको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, और ये देखो ये इसका डायग्राम। अब तुम जो मैग्नीट्यूड है वो तुम यहाँ से भी निकाल सकती हो, यहाँ से भी निकाल सकती हो, दोनों जगह से निकाल सकती हो। फिगर दे के भी वेक्टर सम कर सकती हो, इक्वेशन दे के भी वेक्टर सम कर सकती हो, ठीक है। तुम दोनों में से कहीं से भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से देखें अगर तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था स्विमर का जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो है 4 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 16, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है 3 किलोमीटर पर, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो तुम ऑब्ज़र्व करोगी कि 5 किलोमीटर पर आवर का उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखो वो कोई ना कोई डायरेक्शन के साथ बह रहा है, एक्स एक्सिस यानी ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बन रहा होगा उससे रिजल्टेंट का, तो वो भी तुमको फाइंड करना होगा। अब देखो ये जो है, ये लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का, और ये जो लेंथ है वो भी वो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का जो कि वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जितना लेंथ है ये भी उतना ही लेंथ हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लोग tan थीटा लगा सकते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये क्या है, ये है तुम्हारा 4 किलोमीटर पर आवर और ये है तुम्हारा 3 किलोमीटर पर आवर। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो इसको भी क्या बोलते हैं, लिखना होता है साथ ही साथ, मतलब उसका स्पीड के साथ डायरेक्शन ही बताना होता है तुमको रिजल्टेंट का। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब इससे मिलता एक और सवाल है, उसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड, एक सीधी रोड पे बराबर रोड पे चल रहा है एक आदमी, उसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली, जो रेन ड्रॉप है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और उसका स्पीड है रेन ड्रॉप का 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन। क्या बोला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ये फाइंड करके बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगी, इसका जो इक्वेशन है वो लिख दोगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस इज़
इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कौन इसमें मैन है, कौन इसमें रेन है, कौन इसमें ग्राउंड है। ठीक है, अब देखो जो आदमी है मैन वो पार्टिकल है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब तुमको चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए तुमको, बना देते हैं। ये मान लो आदमी का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे रेन ड्रॉप है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और तुमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कुछ करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन तुमको चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, हाँ, तो इसको लिखेंगे तो सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो होगा नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, जो कि हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो अब तुम देखो ये क्या है, यहाँ बीच में नेगेटिव आ गया है, इसको तुम इस तरीके से भी एनालाइज कर सकती हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो तुम्हारे क्या वेक्टर एडिशन में क्या कर रहे हैं, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इसका डायरेक्शन लोग चेंज कर दे रहे हैं, ये डायरेक्शन नहीं ले रहे हम लोग, ये डायरेक्शन ले रहे हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये दोनों का हम लोग को वेक्टर सम करना है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस तरफ आएगा, ये रहा उसका रिजल्टेंट। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, समझ में आ रहा बात। ठीक है, अब ये एंगल जो हम लोग देखते थे, अब तो ये उसका मैग्नीट्यूड हम लोग तो निकाल लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगी इस रिजल्टेंट का, तो हम लोग देखेंगे वर्टिकल के साथ कितना एंगल वो स्वाइप कर रहा है, तो वर्टिकल तो ये हो गया, उसके साथ इतना एंगल वो स्वाइप कर रहा है, तो ये हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो पहले अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा क्या, नहीं करते, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहा हूँ, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं, इसका मैग्नीट्यूड है 3 और उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 5 किलोमीटर पर, और डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब वो क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन माइनस ये वाला। ठीक है, ट्रायंगल ये वाला लिए है। ठीक है, और इसको यहाँ से देखो, तुम ऑब्जर्व करो, यहाँ पे तुम्हारा आँख लगा हुआ है, ट्रायंगल ऐसा है ना, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, तो tan थीटा होगा ना, दिस बाई दिस, तो वही दिस ये कितना होगा, जितना ये लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा, और इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ जितना होगा इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3 है, और रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 है,
तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया रिजल्टेंट का। तो इस तरीके से बनेगा। अब आदमी को बचना होगा बारिश के बूंदों से, तो कैसे बचेगा, अपने छाता किस डायरेक्शन में रखेगा, रिजल्टेंट के अपोजिट में रखेगा ताकि वो अपोज कर सके। अब कोई बच्चा अगर नहीं जानेगा तो वो देखेगा क्या कि देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नीचे है, दोनों का रिजल्टेंट किधर हुआ, ऐसे हुआ, तो छाता ऐसे रखेंगे, यहीं से सारा डायरेक्शन निकाल देगा। मैग्नीट्यूड हो जाए सेम आ जाए उसका 5 किलोमीटर पर आवर, ये डायरेक्शन तो गलत आ जाएगा उसका, टेंजेंट थीटा का वैल्यू गलत आएगा उसका, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि वो ये वाला काम नहीं किया, ये वाला काम करना था उसको, ये वाला काम करना था, वो ये वाला काम नहीं किया, इसलिए वो ऐसे करके बना लिया। क्योंकि ये वाला काम करोगे तभी तुमको पता चलेगा कि ये बीच में माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग के पास, हम लोग वेलोसिटी तक पहुंच गए थे, ठीक है, हम लोग के पास था एक्सप्रेशन मौजूद, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस इज़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। अब उसको हम सेकेंड टाइम फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट पे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा तुमको, डी बाई डी टी of Vps is equal to d by dt of this quantity velocity of particle with respect to s dash plus d by dt of v s dash s। ठीक है, अब जानती हो dv by dt एक्सेलरेशन होता है, तो ये बन जाएगा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम इक्वल टू ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू s डैश फ्रेम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, अब मान लो कि ये वेलोसिटी जो है ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मतलब वेलोसिटी इसका एक कांस्टेंट है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस विथ रिस्पेक्ट टू एस इज़ यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो क्या इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कांस्टेंट चीज़ को तो क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो डी वी एस डैश एस बाई डी टी इज़ इक्वल टू ए एस डैश एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारे पास ये वाला चीज़ क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल with respect to frame s is equal to acceleration of particle with respect to s dash। कि अगर फ्रेम तुम्हारा एस डैश फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये दोनों फ्रेम में जो तुम्हारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा, ये रिज़ल्ट वही बता रहा है। तो यहाँ तक हम लोग का जो चैप्टर है मोशन, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे आगे इंशाअल्लाह।